डिस्काउंट के बारे में प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आ रहा था हम लोगों ने देखा कि अगर आप अपना ऑर्डर बढ़ा देते हो, मींस क्वांटिटी ऑफ रीऑर्डर यूनिट को अगर इंक्रीज कर देते हो तो क्या होगा? तो हम प्राइस को कम कर देंगे या डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ डिस्काउंट जो होता है ना, हर एक यूनिट के साथ चेंज नहीं होता है। बेसिकली एक लॉट साइज रहता है कि मेरे कंपनीज का एक लॉट साइज है लाइक 0 to 50। आप अगर 0 मींस 1 यूनिट परचेज करो या 50 परचेज करो, मेरा प्राइस ये रहेगा 51 to 100। ऐसे एक एक हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉट साइज डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए प्राइसिंग हम लोग सामने वाले को ऑफर करेंगे। सामने वाले को डिसाइड करना है कि उसे कौन से लॉट साइज में अपना गुड्स ऑर्डर प्लेस करना है, अपने गुड्स का ऑर्डर प्लेस करना है। ऐसे केस में ईओक्यू सिंपल फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। तो ईओक्यू कैसे निकलेगा? जहां ओवरऑल कॉस्ट कम आए, ओवरऑल कॉस्ट कम आए। अभी हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? 5000 टन। देखो यहां पे एक्सेल लिमिटेड या एक्स लिमिटेड has received an offer of quantity discount on its order of materials as under what is the price per ton and the ton order, कितने टन्स ऑर्डर करोगे उसके हिसाब से प्राइसिंग है। इफ यू ऑर्डर लेस देन 500 देन योर प्राइस इज 1200। तुम्हें अगर प्राइस 1180 चाहिए, क्या चाहिए? प्राइस 1180 चाहिए, मिनिमम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना होगा? 500। एग्जैक्टली 500 एंड लेस देन 1000। सो एटलीस्ट हमें 500 गुड्स ऑर्डर करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 500 गुड्स ऑर्डर करना है। दूसरा पार्ट क्या है? 1000 यूनिट अगर करते हैं तो अगला प्राइसिंग मिल जाएगा 1160, देन 1140, देन 1120, 3000 एंड एवब। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा लॉट साइज। और लॉट साइज हमारे लिए क्या हो सकता है? बिलो 500 टेक एनी यूनिट। तुम 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो, 400 भी ले सकते हो, बट एक ऐसा नंबर लो जिससे तुम्हारा ये 5000 कंप्लीटली डिवाइड हो। नहीं भी होगा चलेगा। तो बिलो 500 को एक नंबर बोलो, क्या लेना है? 250 ले सकते हैं। सो द 250 एंड द नेक्स्ट वन इज मिनिमम क्वांटिटी। मुझे पूरा ऑर्डर नहीं करना है, इधर मेरा बात समझो अच्छे। मेरे को ऑफर चाहिए, ऑफर चाहिए, ऑफर लेना है। उस ऑफर को लेने के लिए हम क्या चाहेंगे कि मिनिमम क्वांटिटी बता दो क्या है, हम उतना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। मुझे मिनिमम क्वांटिटी बता दो, उतना हम ऑर्डर क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे। सो अगला मिनिमम यूनिट है 500, देन नेक्स्ट 1000, देन नेक्स्ट 2000 एंड द नेक्स्ट 3000। और एक मर्जी से और एक एक्स्ट्रा ले सकते हो विच इज 5000 एज अ कंप्लीट पार्ट, एज अ कंप्लीट पार्ट 5000। ये मेरा लॉट साइज है। ये मेरे लिए क्या आ गया? लॉट साइज मींस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हमने 6 कैटेगरीज में डिफाइन कर लिया। ये यूनिट हमारे लिए कहलाएगा लॉट साइज रोमन 1। दिस इज द लॉट साइज। लॉट साइज मतलब इस लॉट में हम ऑर्डर करेंगे, इस लॉट में हम क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। अगर लॉट साइज हमारा दिया गया हो तो मेरे लिए एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? एवरेज निकालने का तरीका क्या है? वॉट एवर द ऑर्डर, ईओक्यू बाई 2। ईओक्यू बाई पूरा कैरिंग कॉस्ट नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज निकालने का फंडा है वट एवर द यूनिट ऑर्डर एट अ टाइम डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2। कितना आएगा? 125, 250, 500, 1000, 1500, 2500। ये मेरे लिए आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? रोमन 1 डिवाइडेड बाई 2। आ गया ना? तीसरा, हम चाहे तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर, हाँ, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय लॉट साइज।
So what is your annual consumption? 5,000. So 5,000 divided by 250. 5,000 divided by 5,000 divided by lot size. कितना आएगा? 20. Then next 5,000 divided by 500. कितना? 10. 5. 2.5 divided by 3. 1.67. And 5,000 divided by करेंगे तो 1 आ गया. नेक्स्ट लिखो मटेरियल प्राइस. मटेरियल प्राइस. व्हाट इज द मटेरियल प्राइस? 1200, 1180, 1160, 1140, 1120 और लास्ट वाले के लिए 1120 ही रहेगा. क्यों? 3000 एंड एबव. 3000 एंड एबव प्राइस क्या रहेगा? सेम है. 3000 एंड एबव के लिए प्राइस क्या रहेगा? ये जो मेरा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है. मतलब इसका डेटा हम लोग यूज करेंगे टू कैलकुलेट एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट. एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए काम करना है. अभी प्रिंट आउट का जरूरत है नहीं, तुम्हारे सी डेटा से सम सॉल्व हो जाएगा. हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट. एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे आता है? एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, हमें चाहिए मटेरियल कॉस्ट और क्या चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट और चाहिए हमें एवरेज कैरिंग कॉस्ट. एवरेज कैरिंग कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर इसका पॉइंट नंबर हम लोग ये 4 था ना, मैं इसे 5, 6 और अगर 7 करता हूं तो अभी देखिए मटेरियल कॉस्ट. तो मटेरियल कॉस्ट तो 5000 कांस्टेंट है. 5000 ही चाहिए एनुअली, ना कम या ज्यादा. 5000. मटेरियल प्राइस कहां पे मेंशन है? तो मटेरियल प्राइस हमारे लिए मेंशन है इन पॉइंट नंबर 4. तो 5000 इंटू 4. 5000 इंटू 4. देखिए अब ये कैलकुलेट करना है. देखो मटेरियल प्राइस चेंज होता रहेगा इस टाइम. जैसे ये 5000 इंटू 1200, 5000 इंटू 1180, 5000 इंटू 1160. एक चीज हम लोगों का और प्रॉब्लम है इधर. इधर देखिए, एक तुम लोग क्लास में देखो, इधर एक पॉइंट और कैलकुलेट कर लेने से बेटर होता. वो है कैरिंग कॉस्ट. क्योंकि कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में गिवन नहीं है, 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है. तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर एक लाइन इंसर्ट करना था. यहां पर एक पॉइंट और डालना होगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगा. यानी पॉइंट नंबर 4 है ना, ये पॉइंट नंबर 5, उसका नाम यहां पर मैं लिखता हूं कैरिंग कॉस्ट. थोड़ा सा वेट कर लो फिर कॉपी करना. कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट. अब ये कैरिंग कॉस्ट भी किस पे डिपेंड है? 20% ऑफ मटेरियल प्राइस है ना. 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट. तो मेरे लिए इसके लिए पॉइंट हो जाएगा 20% ऑफ 4. जो 4 नंबर यूनिट है ना, उसका 20% मीन्स 1200 का 20%. 240, 1180, 20% of 1180. 2. Then next 1160 into 20%, 232. ये 228 आना चाहिए. एंड ये 226 और ये भी आएगा 226. अनिरुद्ध समझ में आ रहा है ना? ये मेरा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस है सर. ये कैलकुलेशन हमें, हाँ वो 4 घटेगा ना, 224. लास्ट वाला भी क्या रहेगा? 224.
देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस का पार्ट है। अभी हमें चाहिए 3 आइटम्स। क्या क्या चाहिए? मटेरियल कॉस्ट, हमें चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एवरेज कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मींस वी रिक्वायर्ड 5000 यूनिट फॉर ए ईयर, पूरे साल के लिए मुझे चाहिए, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मटेरियल का प्राइस। तो 5000 इंटू 1200, 7 lakhs, 60 lakhs, then 5000 into 1180, 59, पूरा पूरा होल फिगर है, तो 59 lakhs, 58 lakhs, 57 lakhs, 56 lakhs, और ये भी आएगा 56 lakhs। दिस इज द मटेरियल कॉस्ट। अगला पॉइंट क्या है? इसे पॉइंट नंबर हम लोग डालो 6, ये वो पॉइंट नंबर 7, ये वो पॉइंट नंबर 8। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। सो ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट कितना है? द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1120। सो माय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1120 इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेटेड इन पॉइंट नंबर 3, इनटू करेंगे पॉइंट नंबर 3। इनटू क्या करना है? पॉइंट नंबर 3 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 20 इंटू 1120, 22400, नेक्स्ट 11200, नेक्स्ट 5600, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट क्या करोगे? इसको पूरा 0.66 कर लोगे, ठीक है ना? 1120 इंटू 1.66666, कैलकुलेटर पे आएगा 1867, 1867, और ये कितना आएगा? 1120, बिकॉज इन द लास्ट कॉलम नंबर ऑफ ऑर्डर इज 1, इन लास्ट कॉलम नंबर ऑफ ऑर्डर इज 1। नेक्स्ट है एवरेज कैरिंग कॉस्ट। एवरेज कैरिंग कॉस्ट कैसे लिखते हैं? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट, यही करते हैं ना? अभी देखो एवरेज इन्वेंट्री कौन से पॉइंट में कैलकुलेट किए हो? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर, एंड एवरेज कैरिंग कॉस्ट कौन से पॉइंट पे किए हो? पॉइंट नंबर 5। 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करो, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कैरिंग कॉस्ट आएगा, बिकॉज कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री मैंने कैलकुलेट किया था, कब किया था? जब लॉट साइज गिवन था। लॉट साइज को हाफ करने को एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉट साइज को डिवाइडेड बाय 2 करने पे क्या आता है? एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड कैरिंग कॉस्ट में सेपरेटली कैलकुलेट किया हूं। कैसे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है? कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेटेड ऑन मटेरियल कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन मटेरियल कॉस्ट। कितना आएगा फिगर? पहले 30,000, 59,000, नेक्स्ट 1,16,000, नेक्स्ट 2,28,000, नेक्स्ट नेक्स्ट now make the total of first, total of second, total of third, total of fourth, fifth and sixth, जितना है सभी का टोटल करो। सभी का एक एक टोटल चाहिए मुझे, सभी का एक एक टोटल। पहले का आया कितना बोल रहे हो? 6, 52,400, नेक्स्ट 60 लाख 52,400, नेक्स्ट 59 लाख 70,200, द नेक्स्ट कॉलम। अभी सब लोग एकदम फोकस करो, कॉपी करने पे नहीं, एकदम स्क्रीन पे देखो, कॉपी करने का टाइम मिलेगा तुम लोगों को। एंड कैलकुलेटर करो, अलग अलग कैलकुलेशन। कितना? 21,000,
600. Next, 30,800. 59 lakh, 30,800. Next, 867. The last one, 6161 120. This is your annual inventory cost. This is the annual inventory cost. Annual inventory cost. अभी कौन से एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में जाना पसंद करोगे? जहां सबसे हायर कॉस्ट है वहां, न जहां सबसे लोअर कॉस्ट है वहां। टुवर्ड्स द लोअर कॉस्ट। इतने सारे अरेंजमेंट में लो कॉस्ट कहां दिखाई दे रहा है? हाँ, 5921,600। तो 59,21,600 इज द लिस्ट कॉस्ट अमंग्स द अदर्स। जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट में सबसे छोटा पार्ट्स कहां गिवन है? थर्ड वाले ऑप्शन में। एंड द थर्ड ऑप्शन, व्हाट इज द लॉट साइज? 1000 यूनिट। सो नीचे लिखोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ इक्वल्स टू 1000। एंड 1000 का मतलब 1000 लेस देन 2000। तो यहां पर लिखेंगे EOQ lot size is 1000 but less than 2000। ये मेरा लॉट साइज प्रेफरेबल लॉट साइज है, बिकॉज इस लॉट साइज में सबसे कम खर्चे आएंगे, इस लॉट साइज में सबसे लो एक्सपेंसेस रहेगा। तो हम लोग इस लॉट साइज को क्या करेंगे? प्रेफर्ड करेंगे। ये लॉट साइज ही सबसे ज्यादा प्रेफरेबल लॉट साइज है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये सॉल्व करने का देखो, ये सम्स का तरीका ही अलग है। यहां अगर तुम रेगुलर फॉर्मूलाज पुट करोगे आंसर नहीं आएगा। इसे सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मेट ही है। फॉर्मेट के लिए मुझे क्या चाहिए? मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा? एनुअल डिमांड इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या चाहिए मुझे? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट। इसलिए मैंने एवरेज इन्वेंट्री भी पहले कैलकुलेट कर लिया, कैरिंग कॉस्ट भी पहले निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑर्डर भी पहले निकाल लिया, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। अब कॉपी करो एंड स्टेटमेंट लिखो EOQ। हाँ बेटा, पूरा ही दे दे। ये रहा कंप्लीट पार्ट। बट लेस देन 2000। देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, मतलब रीऑर्डर लेवल बोल सकते हो या रीऑर्डर क्वांटिटी बोल सकते हो। what will be your answer to the above questions if there is no discount offered and the price per ton is 1200? तो क्या करते? बोल रहे कोई ऑफर नहीं है, तो इधर देखिए, तब नॉर्मल EOQ लिखेंगे when there is no offer। तो हमें क्या चाहिए? A means annual consumption। what is the annual consumption? 5000। O, what is the ordering cost? 1120। ordering cost is 1120। what is the carrying cost? 20% of material cost। what is the constant material cost? 1200 if there is no discount। so answer is 24। so what is the EOQ? EOQ का पार्ट कितना आएगा? अच्छा 240। हाँ बेटा 240। EOQ का फॉर्मूला क्या है? 2AO by C। 2A कितना है? 5000 इंटू O 1120 डिवाइडेड बाई C। कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा? 240। कितना आ जाएगा सब कुछ करने के बाद? रूट मतलब 200। हाँ ठीक है, 02। इसका मतलब 216 यूनिट। अगर कोई ऑफर नहीं है तब तो बेस्ट है कि 216 यूनिट ही परचेज करना एट अ टाइम। क्लियर है? दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब अगर एक सिंगल प्राइस गिवन हो EOQ मेथड वर्क करेगा। अगर मल्टीपल लॉट साइज हो
तो फिर वो टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल, अभी ऐसा सेम क्वेश्चंस में देता हूँ जहाँ पर टोटल शायद 2 क्वेश्चंस होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, अभी क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 10 था ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 10 कर दो। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 24 ना, 27 तेरा क्वेश्चन। क्यों क्यों होना चाहिए, वो मैं करना, तो वही है बात। तो एक बार सॉल्व करो। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग आ रहा है। टेबल सेलेक्ट किया, नहीं नहीं ये कुछ अलग ही है, ये नहीं है क्वेश्चन। ये 30 वाला करना। प्रिंट आउट आ गया था क्या मोमिता, बस अब मटेरियल का प्रिंट आउट दे देना ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऐसे तुम लोग कभी अगर रेशियो पढ़े होगे तो थोड़ा सा नॉलेज गेन किए होगे क्लास 12 लेवल पे, जहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है। क्या बोले, हाँ कॉलेज में भी। अंदर अंदर चले जाओ, घर का है क्या। देखो कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तो नीचे लिखो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है यूजीएस बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, COGS by average stock, COGS means cost of गुड सोल्ड। बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कि हमें सिर्फ मटेरियल रिलेटेड लेना है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज है कि तुम्हारा जो इन्वेंट्रीज है वो कितने बार पूरे साल में क्या होगा, रोटेट होगा, ट्रांसफर होगा, कितना सर्कल कंप्लीट करेगा। तो मेरे लिए मटेरियल कंज्यूम क्या है 78,000, तो मुझे क्या चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक
equals to 10,000 means opening plus closing divided by 2. Opening plus closing divide, opening means opening stock, पूरा लिखना एग्जाम में. हाँ, opening stock plus closing stock as a whole divided by 2. 10,000 plus 16,000 as a whole divided by 2. Answer is 13,000. 13 ना, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है. सही है. इधर हाँ बेटा, क्योंकि मटेरियल रिलेटेड हर डिसीजन आएगा ना. मटेरियल रिलेटेड तो हर डिसीजन लेना पड़ जाएगा ना. तुम्हें मटेरियल में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट, तो तुम उसमें डिस्काउंट, जीएसटी, एडलेस भी करने आएगा. तो कुछ भी कंडीशंस रहेगा जो मटेरियल रिलेटेड है वो तो मटेरियल में आएगा ही, क्योंकि मटेरियल टर्न इन्वेंट्री रेशियो भी तो तुम्हें मटेरियल रिलेटेड डिसीजन देगा. तुम एक ऐसा मटेरियल खरीद रहे हो जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत स्लो है, क्या है, तो एक बार में नहीं खरीदना चाहिए. लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मटेरियल उसके अकॉर्डिंग तुम अपना क्या करोगे, परचेज ऑर्डर बनाओगे, प्लानिंग करोगे. तो तुम्हें अगर इन्वेंट्री के बारे में पता ही नहीं है कि टर्नओवर कितना है, तो तुम प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाओगे. आ सकता है, क्यों नहीं आएगा एग्जाम. और इसमें तो वैसा इसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसको अपने लोग बोलते हैं स्टोर लेजर. नेक्स्ट पार्ट इज स्टोर लेजर. स्टोर लेजर में क्या होता है, जब कभी भी सेम इन्वेंट्रीज होता है, क्या होता है, सेम एक ही इन्वेंट्रीज है, बट इन्वेंट्रीज का परचेज मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्राइसिंग पे होता है. तो क्योंकि हमें कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो प्राइस चाहिए जिस प्राइस पे मटेरियल परचेज हुआ है. जनरली जहां पे डेली प्राइस फिक्स होने वाला मार्केट है, डेली प्राइस अगर कहीं पे फिक्स होने वाला मार्केट है, तो वहां बेटा कंजम्पशन किस रेट से आ रहा है इमीडिएटली फ्लक्चुएट करेगा. लेकिन जहां पे प्राइस का इम्पैक्ट डिले आता है, जैसे अगर मान के चलो कि एफएमसीजी एरियाज में बेटा तुरंत प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं पता चलता. अगर मान के चलो मस्टर्ड ऑयल का प्राइस कम गया है, वो बैच पे डिपेंड करता है, अगला बैच का प्रोडक्शन होगा तो प्राइस रिड्यूस होके आ सकता है या प्राइस बढ़ के आ सकता है. मतलब उसके ऊपर जो एमआरपी प्रिंटेड रहेगा वो चेंज होगा, और चेंज होने में टाइम लगेगा. अब कैसे चेंज हो जाता है सोचना पड़ेगा ना. मान लो चलो मस्टर्ड ऑयल है, देखोगे कि एक बैच का प्राइस अलग है, मान लो कि 190 रुपीज है. दूसरा एक मस्टर्ड ऑयल आएगा, पता चला कि उसका 180 रुपीज का प्राइसिंग आया. कैसे, कंपनी ये कैसे डिसाइड किया, ये भी 190 में बेच रहा था, चलो अभी 180 में बेच देते हैं. मतलब कमा तो कैसे वो रिकॉग्नाइज किया कि अब प्राइस कम करना है. मान लो परचेज भी कर लिया तो जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन हुआ हो. समझ में है क्या. तो आगे चल के हम लोग बैच इसलिए मैं बोल दिया क्योंकि वो प्राइसिंग बैच पे डिपेंड करता है. क्योंकि एक बार में एक क्वांटिटी, जैसे देखो मस्टर्ड ऑयल आता है, उसमें भी हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट आता है. क्या आता है, एक तेल ले लो उसमें कितने सारे विटामिन रहेंगे, टेस्टेड है. तो हर पाउच को टेस्ट करता होगा क्या, तो कैसे टेस्ट करता होगा, मतलब एक बीच में चेक किया सही निकला, दूसरा सही नहीं भी हो सकता, मतलब ऐसे. जैसे पतंजलि का हनी आता है, एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलता है, तो हनी मतलब क्या लिखा रहता है ना, 114 या 112 तरह के पैरामीटर के पास हो क्या है. कैसे हनी को इतनी बार टेस्ट किया है, सर हर बॉटल को टेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे हनी को क्या किया जाता है. मतलब बेटा नहीं, जब हनी बनाया जाता है तो अलग अलग नहीं, बल्कि उसको एक साथ मान के चलो 1 टन हनी एक साथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डाला जाएगा. या जैसे केक बनाते तो एक एक केक नहीं बनता है,
पूरे केक के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके मिक्सिंग करने का प्रोसेस एक साथ करते हैं। फिर उस मिक्सर से सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को पैरामीटर पे चेक करते हैं। इफ द सैंपल सेटिस्फाइड द पैरामीटर्स, इट मींस द एंटायर रॉ मटेरियल सेटिस्फाइड द सेम पैरामीटर्स। होगा कि नहीं? अब उससे जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, सबका पैरामीटर सेम रहेगा और सबके लिए बाद में हम लोग पढ़ेंगे, एक बैच असाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिसे हम लोग बैच कोड बोलते हैं। इसलिए तुम लोग देखते हो कि कोई प्रोडक्ट आता है, उस पे क्या लिखा रहता है? बैच नंबर। अब क्या होता है कि मस्टर्ड ऑयल का मैं एग्जांपल दे रहा था। अभी देखो क्या होता है कि मस्टर्ड ऑयल जब सरसों का खेती नहीं होता है, तब क्या होता है? दाम बढ़ता है। कब ज्यादा दाम बढ़ा रहेगा? बरसात के दिन में, मतलब जुलाई अगस्त के एरियाज में क्या रहता है? सरसों तेल का दाम बहुत ज्यादा होगा। और उसके बाद अभी अभी कम है, अभी प्राइस कम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मस्टर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब मस्टर्ड मेरे लिए रॉ मटेरियल्स है, अब अगर मैं बैच में बना रहा हूं, मेरे को पता चला मस्टर्ड का जो परचेजिंग कॉस्ट है वो कम गया, दूसरा दूसरा कॉस्ट भी थोड़ा कम आ रहा है, उससे मेरा जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा उसका कॉस्टिंग कम जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अगला वाला जो मेरा बैच आएगा उसमें मैं प्राइस कम कर दूंगा, मतलब वहां पे एमआरपी का प्राइस चेंज हो जाएगा, फिर फ्लक्चुएट करेगा, फिर बढ़ जा सकता है। मतलब पहले कमेगा, फिर बढ़ेगा, कमेगा, बढ़ेगा। क्लियर है क्या? तो अगर स्टोर लेजर में भी मेरे पास सेम मटेरियल आए, उस मटेरियल का प्राइसिंग अलग अलग हो सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई एक मटेरियल है, एक रेट का आया हुआ है, दूसरा एक मटेरियल है और एक रेट का आया हुआ है। अगर मैं ऐसे मेंटेन करने के लिए जा रहा हूँ तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कॉस्टिंग क्या ले। तो कॉस्टिंग में लेने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस पे काम करना होगा। और वो एजम्पशन क्या है? अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में पढ़े थे कि इन्वेंट्री टेकिंग, इन्वेंट्री कोई भी आए, जैसे मान लो 10 किलो आटा, अलग अलग एक एक किलो का पैकेट है, कुछ पहले आया कुछ बाद में आया, कौन सा आटा ले रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम ही क्वालिटी का है ना, सेम ही आइटम है ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बट हमें पता है कि हर दिन का प्राइसिंग अलग अलग था। तो मुझे कैसे पता कि कौन सा आटा गया, कौन सा प्राइस लूं? उसके लिए तरीका होता है कि आइदर हम फीफो अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मानना पड़ेगा कि जो आटा पहले गया वो पहले आया था, वही रेट का गया। लीफो हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिए क्या होगा? जो एंड में आएगा उस मटेरियल को पहले निकालो। फिर क्या हो सकता है? सिंपल एवरेज। क्या हो सकता है? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज के केस में क्या होगा कि दो प्राइस का एवरेज निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज में क्वांटिटी बेस एवरेज निकालेंगे। हम स्टोर लेजर में ये चारों मेथड पे बात करेंगे। स्टोर कीपर का काम क्या है? स्टोर कीपर का काम है जब मटेरियल आएगा तो बुक्स में रिकॉर्ड करना, मटेरियल आउट होगा तो बुक्स में रिकॉर्ड करना, और बैलेंस ऑफ मटेरियल्स का हमेशा एक अपडेट रखना। क्यों? क्योंकि जब पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो परचेज डिपार्टमेंट को अगर कितना परचेज करना है वो तो रिक्विजिशन कहां से लेना पड़ेगा? स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही तो परचेज कर पाएंगे। अभी जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना प्रोडक्शन करेगा डिपेंड करता है कि कितना रॉ मटेरियल्स है। सेल्स करने का काम कौन करता है? सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, तो एक कॉल आया सेल्स डिपार्टमेंट के पास कि मेरे को 2000 पैकेट बिस्किट चाहिए, आप बना के कल तक दे पाएंगे क्या? तो सेल्स डिपार्टमेंट अगर बोल दे हाँ कल दे देंगे, पता चला रॉ मटेरियल ही नहीं है, या रॉ मटेरियल जो है ऑलरेडी किसी का ऑर्डर है, दे पाओगे क्या? वो क्या करेगा? मैं अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया कि अगर कहीं पे हम ऐसे ऑर्डर प्लेस करेंगे और अगले ही पल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो बड़े लेवल पे जब ऑर्डर परचेज होता है टाइम लगेगा। अभी वो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई एक क्लाइंट है, वो बोल रहा है कल क्या प्रोड्यूस करके दे सकते हो 2000 केक या बिस्किट, कुछ भी प्रोडक्ट? तो बोलेगा हाँ बना सकते हैं, हमारे पास तो स्पेयर टाइम है, लेबर मशीन सब कुछ ठीक है, हो जाएगा। मटेरियल है कि नहीं पता करना होगा, वो स्टोर डिपार्टमेंट के पास करेगा कि भाई मटेरियल है ना, एक ऑर्डर आया हुआ है। वो अगर साइन ऑफ करता है कि हाँ मटेरियल है, तो फिर वो फीडबैक देगा कि अब ऑर्डर एक्सेप्ट कर दो। बोलेगा नहीं मटेरियल तो नहीं है, मटेरियल नहीं है तो उसको ऑर्डर अब एक दिन पे नहीं होगा, सामने वाले को बोलेगा भाई हम 2 3 4 डेज के लिए क्या करेंगे, होल्ड पे डाल रहे हैं, मतलब 4 दिन के बाद डिलीवर कर सकते हैं कि मटेरियल आ जाए तो प्रोडक्शन करेंगे। सारा डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड है। अब अगर स्टोर डिपार्टमेंट बोले मटेरियल कितना है, पता नहीं, जो होगा, ऐसे आंसर देने से होगा क्या? तुम बोलेगे जितना आप बुलाए होंगे उतना ही होगा, है ना? वैसे बोलने से नहीं होगा कि जितना माल होगा उतना ही होगा, है कितना, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताओ ताकि अगला बंदा डिसीजन ले पाए। ठीक है?
तो स्टोर लेजर में हमें डिफरेंट मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है मटेरियल रिक्विजिशन नंबर और एक होता है गुड्स रिसीव्ड नंबर। मींस एक GRN होता है और एक क्या होता है, सर्विस भी होता है या स्टोर रिक्विजिशन नंबर SRN होता है। GRN एंड SRN। GRN क्या होता है, जितनी बार मटेरियल स्टोर में आएगा उतनी बार मटेरियल एक बिल के अगेंस्ट में आएगा, एक बिल के अगेंस्ट में। तुम लोग अगर एक स्टोर लेजर हो, तुम लोग अगर स्टोर मैनेजर हो, तुम्हारे अंडर में एक स्टोर है और तुम्हें मटेरियल कोई भेज रहा है, तुम्हें मटेरियल भेजा तुम स्टोर में रख दिए, तुम्हें भेजा तुम रख दिए और तुमने रिकॉर्ड किया कि 100 पीस आया, बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास बिल जाएगा 150 पीस का, वो 150 पीस का पेमेंट कर देगा, तुमसे पूछेगा कि 150 पीस, बोलेगा नहीं मेरे पास तो 100 ही आया, नहीं 150 आया, बोलेगा मुझे क्या पता। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें क्या पता, तुम्हें वो 100 पीस रिसीव करना पड़ेगा अगेंस्ट अ बिल। मतलब तुम्हें मटेरियल रखने दे दिया, तुम रख नहीं लोगे, बोलोगे भैया बिल कहाँ है, क्यों, क्योंकि तुम उस मटेरियल को बिल के साथ मैच कराओगे और बिल के साथ मैच हो जाएगा, तुम उसे थप्पा मार के दोगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रॉस चेक कर पाएगा कि ये मेरा स्टोर मैनेजर का साइन है, मटेरियल मिला हुआ है, तो वो उसे पेमेंट करेगा। दूसरा चीज, सिर्फ ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ पेमेंट का बात नहीं है, इंटायर जो पूरा लॉजिस्टिक पार्ट है, मतलब फ्रॉम सप्लायर से लेकर स्टोर तक आने के प्रोसेस में ये काम होना पड़ेगा। हमारे स्टोर पे कौन डिलीवर करने आएगा, ट्रक वाला, मतलब जिसका व्हीकल्स है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो गुड्स भेजने का काम करता है वो डिलीवर करेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को माल कौन देगा, मेरा सप्लायर। सपोज मेरा सप्लायर 100 पीस दिया हो, मेरे को 80 पीस ही डिलीवर किया, कैसे कंफर्म करेंगे, नहीं मतलब बिल नहीं रहा तो दिक्कत है ना। अभी सामने वाले ने 80 पीस ही डिलीवर किया और सामने वाले पार्टी को जाके बोल दे कि मैंने 100 दिया, उसके बाद भी वो विश्वास कैसे करेगा। तो क्या होगा, जो सेलर होता है, जो होता है सेलर, वो 4 कॉपी बिल बनाता है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड क्वार्टर डुप्लीकेट। 4 बिल, बिल नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन रख के बिल बनाएगा। क्या करेगा, ओरिजिनल बिल डायरेक्टली सेंड टू द बायर, बायर के यहाँ भेज देगा, भैया ये बिल है, पैसा वैसा भिजवाओ। बिल नंबर 2 एंड बिल नंबर 3 डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट बिल किसको देगा, ट्रांसपोर्टर को, बोलेगा ये दोनों बिल लेके जाओ, इस पर्टिकुलर पर्सन का डिलीवरी है, कर जाके वहां कर देना। और जो बिल नंबर 4 है वो सप्लायर अपने पास रख लेगा। अब क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टर जब स्टोर डिपार्टमेंट में आकर अपना माल डिलीवर करेगा, बोलेगा कि देखो 100 पीस माल है, बोलेंगे कितना, 100 ऑर्डर हुआ था, बोले तो रहा बिल, वो बिल में जो लिखा हुआ है वही माल डिलीवर हो रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के बाद ट्रक वाले को कैसे विश्वास करेगा उसका सप्लायर, वो सही जगह पे माल देकर आया, वो किसी और के गोडाउन में नहीं उतार दिया है या कम माल नहीं दिया है, तो बोलेगा भैया मेरे पास 2 बिल है, आप एक बिल रख लो, आप एक बिल और एक में रिसीविंग का थप्पा मार के मुझे दे दो। तो मेरा जो तुम लोग हो स्टोर में, तुम लोग एक पे थप्पा मार के डाल दोगे किसको, वो ट्रक वाले को। ट्रक वाला वो बिल जाकर कहाँ जमा करेगा, अपने सप्लायर को, कि देखो भाई मैं सही जगह पे डिलीवर कर दिया ना, ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ। अब ये जो स्टोर डिपार्टमेंट वाला बंदा है, ये अपना गुड्स पहले मैच कराएगा। अब वो जो बिल में एक नंबर है या उसके ऊपर एक कंसेक्यूटिव नंबर डालेंगे, उस नंबर को बोलेंगे GRN नंबर। क्या लिखेंगे, अब GRN नंबर के अगेंस्ट में हमने गुड्स रिसीव कर लिया। अब जब माल मेरे पास आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास माल आ गया, तो सपना तो नहीं आएगा। वेरी गुड, स्टोर वाला बताएगा, यानी वो बिल स्टोर डिपार्टमेंट वाला वो बिल सीधा कहां फॉरवर्ड कर देगा, बोलेगा चले जाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि पेमेंट वहीं से होना है। अब आते हैं बात, इसीलिए जब तुम किसी कंपनी में जाओगे, यानी मैं जब पहली बार एक कंपनी के ऑडिट पे गया, का काम था एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट किया, तो मैं क्या किया, मैं देख रहा हूँ एक बिल एंट्री मिल गया मेरे को टैली में, मैंने उस बिल पे टिक मारा, फिर देख रहा हूँ और एक बिल, और वो बिल टैली में है ही नहीं, तो मैं उसको नोट बना लिया कि भैया बिल तो मिसिंग है। फिर देखे, फिर ऐसा हुआ, जब कंसिक्यूटिवली बेसिस पे देख रहा हूँ भाई, एक बिल मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि दोनों बिल तो सेम ही है, दोनों बिल सेम ही है, एक है ओरिजिनल और दूसरा है डुप्लीकेट।
भाई दोनों बिल क्यों एक जगह पर रख दिया, बड़ा कंफ्यूजन है। तो पता चला कि ऐसे जगह पे कंफ्यूजन होगा अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट तो बहुत गलती करेगा। पता चला दोनों बिल से एंट्री मार दिया परचेज में। इसके लिए क्या करता है, कंपनी में रूल्स होता है भैया एज अ अकाउंटेंट तुम क्या फॉलो करोगे। उसको अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि तुम सिर्फ ओरिजिनल कॉपी पे बिल, ओरिजिनल कॉपी देखकर ही टैली में एंट्री मारोगे, या जो भी तुम्हारा ईआरपी सिस्टम है, तो वो हमेशा जब तक उसके पास ओरिजिनल बिल नहीं आएगा तब तक वो एंट्री पास नहीं करेगा। समझ में। अगर उसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि नहीं तुम्हारे पास जब डुप्लीकेट कॉपी आएगा तब तुम एंट्री करना, वो डुप्लीकेट बिल को देख देख के एंट्री मारेगा, उसके लिए ओरिजिनल मैटर नहीं करेगा। तो किसी किसी कंपनी में क्या करते हैं, दो फाइल मेंटेन करते हैं, ओरिजिनल अलग डुप्लीकेट अलग। ओरिजिनल से मिलाने के लिए रखते हैं, एंट्री मारने के लिए कोई एक ही फॉलो करेंगे। इसमें भी लॉजिक है। जो कंपनी ओरिजिनल बिल को फॉलो करता है वो कंपनी सिर्फ ये देखता है कि सामने वाले कंपनी से मैंने परचेज ऑर्डर दे दिया, परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, सामने वाले कंपनी ने बिल भेज दिया, माल आया या नहीं आया ये देखने की जरूरत नहीं है, हम उसे परचेज समझ लेंगे। उसे क्या करेंगे, परचेज समझ लेंगे। अगर कंपनी का ये पॉलिसी है वेदर गुड्स रिसीव्ड और नॉट, बट परचेज बुक में एंट्री पास कर दो, तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल बिल को फॉलो करेगा। क्या करेगा, बट कंपनी का पॉलिसी है कि नहीं भैया बिल विल आ गया वो नहीं समझते हैं, माल आया तो परचेज, माल नहीं आया तो परचेज नहीं, तो वो डुप्लीकेट बिल को देखेगा। क्यों, क्योंकि बिल तब डुप्लीकेट बिल कब आएगा, माल के साथ। इसका मतलब डुप्लीकेट बिल मेरे हाथ में है, माल डिलीवर। अब समझ में, ये कंपनी के पॉलिसी पे डिसाइड करेगा कि एंट्री किससे मारना है। इसीलिए तुम लोगों का एक चैप्टर इन्वेंट्री बोल के एक चैप्टर है, जो लोग सीए फाउंडेशन में रहा होगा वो लोग एक इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा होगा फाउंडेशन लेवल पे। इन्वेंट्री, वहां पे इन्वेंट्री में हम लोग कैलकुलेशन करते थे फॉरवर्ड बैकवर्ड, याद आ रहा है। तो वही चीज इन्वेंट्री वाला ही पार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि उसमें लिखा रहता था पॉलिसी कि व्हेन परचेज ट्रीटेड एज परचेज एंड व्हेन सेल्स ट्रीटेड एज सेल्स। क्योंकि सेल्स तो बहुत तरीके का, मान लो कि सामने वाले को मैंने माल दे दिया, बिल देना भूल गए, सेल है कि नहीं। सामने वाले को बिल दे दिए, माल मेरे गोडाउन में ही है। समझ में आ रहा है, सेल कब पकड़ेंगे, तो हर कंपनी को अपना एक पॉलिसी बनाना होता है कि हम सेल कब समझेंगे। अभी मान लो कि मैं सेलर हूं, तुम बायर हो, मेरा पॉलिसी है हम सामान तुमको दे दिए, बिल दे दिए, अब सामान तुम अगर मेरे गोडाउन में छोड़ देते हो, दिस इज योर रिस्क। अगर खराब होता है तुम समझना। इसका मतलब मेरे लिए सेल का डेफिनेशन क्या है, बिल इशू करो सेल। बट दूसरा है कि नहीं सर जब सामान देंगे ना तब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगा, उस केस में क्या करेंगे, जब तुम बिल दिए तो सिर्फ सेल समझेंगे ही नहीं, जब तुम माल लेकर जाओगे मेरे पास से तब हम उसे क्या समझेंगे, सेल समझेंगे। तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। अभी हम लोग देखो इन्वेंट्री के लिए स्टोर लेजर प्रिपेयर करेंगे, एंड स्टोर लेजर के हमारे पास क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का सारा पार्ट करेंगे, उसी का हम लोग लिफो करेंगे, फीफो करेंगे, एवरेज करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे, एक ही क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38 देखो प्रिंट आउट में है ना 38। देखो द स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1/4/2022 400 यूनिट और रेट क्या है 50 पर यूनिट। द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड इशू वे आर रिकॉर्डेड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट showing how the values of issues would be calculated under base stock method both through FIFO and LIFO base being 100 यूनिट। फिर से 100 यूनिट क्यों दिया, अच्छा बेस यूनिट 100। हाँ वही तो, फिर इसलिए 100 क्यों लिखा, डबल प्रिंट हो गया हमको लग रहा है, वो 100 हमको लग रहा है एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है। देखिए सर
ये 100 नहीं चाहिए हमें। स्टोर लेजर का कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं? इसमें 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा ड्रॉ किया जाता है, अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। एंड में एक हम लोग छोटा सा कॉलम रखते हैं, के बाद इसे हम लोग 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड दिस इज द ब्लॉक 3। और इसके अंदर सब डिवीजन करेंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। यहां पर भी होगा अमाउंट। हाँ, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है ना। चाहे तो यहां पर एक SRN नंबर का भी कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, बट एग्जाम में अगर दिक्कत हो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और सामने में सिर्फ पर्टिकुलर या डेट एक साथ ही रख सकते हो, उसमें 2 लेजर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो इधर, ये है रिसिप्ट्स इशूड, बैलेंस, समटाइम्स यहां पर हम लोगों को रिमार्क लिखना होता है। ये हो गया GRN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। SRN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी पूरा लिखना अगर जगह रहे कॉपी में, नहीं तो क्यू भी लिखने से चलेगा। एंड ये हमारे लिए हो गया डेट। चाहो तो इसमें पर्टिकुलर भी एक छोटा सा डालने का मन है तो डाल सकते हो, बट ये एक्स्ट्रा है, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब डेट पर्टिकुलर दोनों चाहे तो डाल दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हम बता पाएंगे रिसिप्ट हुआ ना, इशू हुआ। ये रहा डेट, ये डाल दो पर्टिकुलर। सबसे ऊपर में डालेंगे स्टोर लेजर, ब्रैकेट में लिखेंगे FIFO। चलो स्टार्ट करें। सभी का ड्रॉ हो गया ना। इसमें फॉर्मेट ड्रॉ देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करके जाना पड़ेगा। क्या पता कि 4 नंबर का भी डाल दिया तो फ्री का मार्क्स होगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तुम एग्जाम में कर लोगे। बट एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए एक ही क्वेश्चंस का हर पार्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस कितना है, 1 अप्रैल 2022, अप्रैल 1 बैलेंस, अप्रैल 1 बैलेंस। कितना बैलेंस है? बैलेंस है 400 यूनिट और रेट है 50। 400 यूनिट, रेट 50, मल्टीप्लाई करने पे 20,000। तुम लोग के पास, सभी के पास प्रिंट आउट है ना, तो तुम लोग अगला और अगला डेट बताओगे। देखो अगला डेट क्या है, 2 अप्रैल परचेज। तो यहां पर आता हूं, अप्रैल 2 देन परचेज। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट परचेज? 100। व्हाट इज द रेट? टोटल अमाउंट 5,500। अभी देखो इसे लिखने का तरीका, अगेन एज ऑन 2 अप्रैल तुम्हें फर्स्ट वाले स्टॉक को भी रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 अप्रैल को अपडेटेड बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कैसे लिखोगे? 400, 50, 20,000 एज वेल एज टूडेज परचेजेस 100 यूनिट, 55, टोटल 5,500, और ऐसे ब्रैकेट में डाल दोगे। इट मीन्स वी हैव 2 टाइप ऑफ स्टॉक, और देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉक at the rate of 50 and at the rate of 55.
ये तुम्हें उस दिन का अपडेटेड बैलेंस मिल गया। यानी पहले वाले बैलेंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है और करंट वाले को ऐड ऑन करना है। अगला एंट्री क्या है बताओ, 2 अप्रैल के बाद का कौन सा डेट है? 6 अप्रैल ना। तो देखो ये रहा अप्रैल 6 और यहाँ पे लिखो इशूड, कितना यूनिट इशू हुआ? अब इधर देखिए मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, जो पहले आया वो पहले गया। तुम्हारा ओल्ड स्टॉक कितना है? 400, तो मैं यही 400 इशू कर दूंगा 50 करके, 20,000 इशूड हो गया। अगर आउट ऑफ 400 एंड 100 पहला वाला 400 अगर इशू हो गया, रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा? 100 एट द रेट ऑफ 55, टोटल 5,500 सिंगल बैलेंस है। सिंगल बैलेंस होने से कोई ब्रैकेट नहीं देंगे, सिंगल बैलेंस अकेला ही दिखेगा। আমার কাছে দু ধরনের স্টক ছিল, একটা 400 স্টক আর হচ্ছে 100 স্টক। আমরা ফিফোতে যে যে আইটেমটা ফার্স্ট টাইম এসছে সেই আইটেমটাই বেরোবে, তাহলে আমাদেরকে 400 দিতে হবে, তাহলে ওই পুরনো মালটাকে আগে দিয়ে দিলাম, তাহলে আমাদের কাছে কোনটা বেঁচে গেল? দ্য लेटेस्ट वन, আমাদের लेटेस्टটা কি 100 यूनिट। পরে इसके बाद का डेट बताओ। 10 को क्या हो रहा है? परचेज हुआ है, तो नीचे लिखेंगे परचेज क्वांटिटी में 600, 55, देखो इधर ये भी 55 का, वो भी 55 का, कोई फर्क है क्या? इधर मेरा बात सुनिएगा बेटा, एक यूनिट 100 भी 55 का, 600 भी 55 का, जब रेट सेम है ना तो कोई डिफरेंसेस ही नहीं होगा, तो दोनों को ऐड करके ऐसे लिख देंगे 700, 755, अमाउंट कितना आएगा? 38,500। सेम ही है ना बेटा, कोई फर्क तो नहीं। हाँ, कब सेम नहीं कर पाएंगे मेरा बात समझो, पहले एक स्टॉक है 55, फिर अगला स्टॉक है 60, उसके बाद फिर से 55 है, देन डोंट ऐड दिस 55 टू प्रीवियस वन, बिकॉज तीनों का सीक्वेंस अलग है ना। बट अभी तो दोनों का सीक्वेंस क्या है, मतलब एक के बाद एक है, मतलब दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव है। क्या है? कॉन्सिक्यूटिव, तो फिर चलेगा, सीक्वेंस एक के बाद एक रहने से मर्ज कर सकते हैं। वैसे भी तुम क्या लिखोगे, मैं लिख रहा हूं, तुम लोग मत लिखना, तुम लोग ऐसे लिखते 100, 55, 5,500, और नीचे लिखते 600, 55, 33,000। भाई अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करेंगे यही आएगा, क्योंकि दोनों का रेट सेम है, तो अलग अलग लिखकर कोई फायदा है क्या? नहीं है। अदरवाइज जो ब्लैक वाला मैं दिखाया हूं वैसे लिखोगे, अगर किसी ने ब्लैक के जैसा भी किया है तो सही किया। नेक्स्ट, आफ्टर 10th क्या डेट है? 13 को क्या हो रहा है? इशू 400, तो 400 का रेट क्या होगा? 55 ही होगा, बिकॉज सिंगल रेट है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना? 22,000, बचेगा कितना? 300, भाई 700 से, और टोटल आइटम कितना आएगा? 16,500। अपडेट करो पहले अपने अपने सीट में, यहां तक का पार्ट पूरा अपडेट कर लो। यहां तक डन है? 13 तक कोई इशू है किसी को क्या? एंड आफ्टर 13 का डेट बताओ। 20 को क्या हुआ है? कितना यूनिट? रेट क्या है? हमको लग रहा है बीच वाला रेट 60 होना चाहिए, बट क्वेश्चंस में क्योंकि रेट देखो बढ़ा है ना, एक्चुअली मजा तभी आता जब ये क्वेश्चन 55 नहीं होके 60 होता।
तब फिर हमें फीफो का इम्पैक्ट समझ में आता। बट कोई बात नहीं, अगली बार समझा देता हूं। अभी 55 था तो 55 पे ही कर लेते हैं। अभी 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 32। अभी देखो बैलेंस देखो अच्छे से, 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 55, 16,500। अगेन 500 यूनिट, रेट इज 65, अमाउंट इज 32,500। नेक्स्ट, कितना इशू हुआ है? अभी ध्यान से दीजिए, ये यहीं पे समझाना है मुझे। जब दो रेट का आइटम हो और 600 सिर्फ पुराने वाले से नहीं होगा, तो देखो इशू करने का तरीका क्या है। हमें 600 चाहिए, सबसे पहले ओल्ड लॉट पे जाओ। ओल्ड स्टॉक कितना है? पहले बोलो कि 300 आप ले लो, तो वो तो बोलेगा ना कि नहीं सर मुझे तो चाहिए 600। तो बोलेंगे वेट करो, पुराना वाला 300 लिए, 300 हम तुम्हें करंट स्टॉक देते हैं। तो 300 फ्रॉम करंट स्टॉक 55, अमाउंट कितना आएगा? 65 इंटू 300, 19500। अभी दो तरह का स्टॉक आउट हुआ, बचा क्या? सिंगल टाइप का स्टॉक 200, 65, 13,000। सही है जी। नेक्स्ट आफ्टर 25 डेट क्या है? अच्छा, अभी ये हो जाएगा तुम्हारा मई 10। क्या हो रहा है मई 10 को? परचेज का यूनिट क्या है? 870, 56,000 आ जाएगा। क्वांटिटी को रिपीट करेंगे तो क्वांटिटी होगा 200, 65, 13,000। अगेन 800 यूनिट, 70, 56,000। So we have two type of stock. Then next 12th में 500। तो अगेन 500 इशू करने का तरीका क्या होगा? पहले हम ओल्ड स्टॉक देंगे, इशूड 500 हो तो पहले ओल्ड स्टॉक दिया मैंने, और 300 मैंने दिया करंट स्टॉक से 70, एंड रिमेनिंग हमारे पास आएगा 500 स्टॉक 70 करके 35,000, 35,000। फिर से इशू हुआ 13 मई 13। अगेन इशूड रेट क्या है? कितना यूनिट? अब देखो इस 200 का रेट यही होगा 70, क्योंकि अब तो कोई और स्टॉक अवेलेबल नहीं है। 70 ये हो जाएगा 14,000, बैलेंस आ जाएगा 300, 70, 21,000। देन आफ्टर 13 में क्या है? 15 मई 15 परचेज 500। व्हाट इज द रेट? अमाउंट 375। So we have two type of stocks, 300 at the rate of 70 and 500 at the rate of 75, 37,500. Next after 15th में जून, नेक्स्ट इज जून 12। क्या हो रहा है? इशू कितना? 500। देखो तो पहले हम 400, तो पहले हम 300 वाला ओल्ड वाला देंगे, रेट है 70, 21,000। 100 हम करेंट स्टॉक से देंगे 75। अच्छा 75 करके ना, कितना आएगा? 7,500। आफ्टर इशू 400 बैलेंस है, 75 अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट। और कोई डेट है क्या? क्या है? जून। क्या हो रहा है? परचेज कितना हो रहा है? 380। टोटल अमाउंट बिकम्स 24,000। So we have 400 unit at the rate of 75, 30,000. We have 300 unit 80, 24,000। ये हो गया आंसर, ये हमारे लिए आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें क्या? जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग अपडेट
देखो ये दूसरा पार्ट है और यहां से थोड़ा सा चेंज होगा। अभी जो मेथड है ये मेथड रहेगा लिफो। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहला बैलेंस है 100, एज इट इज 100 रहेगा। यानी बैलेंस कितना था 400, रेट क्या था 50, 20,000। देन 100 परचेज हुआ तो फिर से हम कॉपी करेंगे 400 इंटू 50, 20,000 एंड देन 100, 55, अमाउंट इज 5,500। आ गया। अभी इशू कौन से मेथड पे कर रहे हैं लीफो। हमारा इशू भी चेंज होगा। अभी लीफो के लिए जो लेटेस्ट आइटम है पहले वो देना होगा। तो मैं जैसे अगर इशू में 100 दिया, SRN नंबर है ना 100, पहले हम लोग आउट करेंगे, रेट 55 है, अमाउंट 5,500 आएगा एंड देन 300 आइटम्स एट द रेट ऑफ 50 कितना आएगा 15,000। तो बैलेंस क्या आएगा 100 एट द रेट ऑफ 50, 5,000। देन मेरा जो परचेज है अगेन 100, 50, total amount is 5,000 and this is 600, rate is 55, amount is 33,000। अगेन कितना इशू करना है 400। इसका रेट लेटेस्ट वाला ही रेट होगा कितना 55 का रेट होगा। तो 455 सही इशूड हुआ है। तो मेरे पास बैलेंस आएगा 100, 50, 5,000 एंड 600 से 400 माइनस करेंगे 200, रेट इज 55, 11,000। नेक्स्ट अगेन परचेज। अभी परचेज अभी देखो मेरे पास 3 टाइप का स्टॉक हो जाएगा 100 एट द रेट ऑफ 50, 5,000, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 55, 11,000 एंड देन अगेन 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 65, टोटल इज 32,500। कितना यूनिट इशू कर रहे हैं 600। अब यहाँ पर इशू पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 600 के लिए क्या करेंगे लेटेस्ट आइटम 500 एट द रेट ऑफ 65, 32,500 एंड 100 लेंगे जस्ट लेटेस्ट रेट 55, अमाउंट कितना आएगा 5,500। हमारे पास पेंडिंग स्टॉक इज 100 एट द रेट ऑफ 50, 5,000। दूसरा आएगा 100 एट द रेट ऑफ 55, 5,500। अभी फिर से मेरे पास 800 यूनिट का परचेज हुआ। तो मेरे पास 3 टाइप का स्टॉक होगा 100, 50, 5,000, 100, 55, 5,500, 800, 70, 56,000 एंड देन वी नीड टू इशू 500 यूनिट ना। तो 500 तो मेरा 800 से ही चला जाएगा। कहां से चला जाएगा 800 जो लेटेस्ट वाला है 800 नहीं, हमको तो 500 ही लेना है ना। ये हो जाएगा 500, एक बार देख लो घर पे भी बन जाएगा 70, 35,000। रिमेनिंग स्टॉक इज 155,000 अगेन 155, 5,500 अगेन 370, 21,000। ये मेरा क्लोजिंग पार्ट। एंड अगेन क्या है अगेन इशूड है 200। ये 200 का फिर से रेट क्या होगा फिर से 70 वाला ही रेट होगा। तो 200 एट द रेट ऑफ 70। तो बैलेंस क्या होगा अगेन मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस को मैं अलग से लिखता हूं अगेन 100, 50, 5,000 अगेन 100, 55, 5,500 अगेन 100, 70, 7,000। 3 टाइप का स्टॉक मेरे पास है। और इस एंट्रीज के बाद फिर से 500 का परचेज है। सो 4 टाइप का स्टॉक हो जाएगा मीन्स 100, 50, 5,000। सेकेंड टाइप ऑफ 100, 55, 5,500। यहाँ 500 होता है। अगला क्या है 100, 70, 7,000। न्यू आइटम इज 500, 75, अमाउंट इज 37,500।
टोटल। और अभी इस बार इशू कितना करना है? 400। कितना इशू करना है? जब हम लोग 400 इशू करेंगे तो क्या होगा, फिर से लेटेस्ट वाला जाएगा। इशूड में लिखेंगे 475, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है? 30,000। अगेन बैलेंस क्या होगा? इंटायर बैलेंस होगा, मीन्स 155,000। अगेन 155, 5,500। देन अगेन 170, कितना है? 7,000। एंड देन यहां से फिर से आएगा 175, 7,500। मतलब मेरे पास 100 वाला रेट अलग 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 है, ठीक है ना? तो यानी लीफो थोड़ा सा लेंदी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैलेंस यूनिट है वो बहुत ज्यादा बच रहा है और अलग अलग रेट का बच रहा है। अभी देखो फिर से 300 यूनिट परचेज हो गया। अगेन 100, 100, 100, 100, देन 300। समझे सर? ये सबको रिपीट ईच एंड एवरी टाइम करना है। जितनी बार बैलेंस होगा उतनी बार करना पड़ेगा। सो लीफो में क्या करेंगे, जो लेटेस्ट आइटम है उसे आउट करो। रेट इज 50, 5,000। रेट इज 55, 5,500। rate is 70, 7,000। rate is 75, 7,500। rate is 80, 24,000। ये रहा सवाल। यानी जो पूरा पार्ट अगर देखें तो सिर्फ जो मेरा रेड वाला पार्ट है, सिर्फ रेड वाला पार्ट ही चेंज हो रहा है। देख रहे हो? जो रेड पार्ट है बस इतना ही चेंज करना है। तो इस काम को तुम लोग एक काम कर सकते हो, इतना लेंथी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बंदे अच्छे से क्लिक कर लो, घर पे इसको कर लेना, क्योंकि लीफो खुद से कर पाओगे, लीफो में दिक्कत नहीं है। करवाएंगे अगले का। सिंपल सिंपल एवरेज में रेट को एवरेज करते हैं और वेटेड एवरेज में क्वांटिटी से निकालते हैं। इंटू निकलस करें। हाँ वही लेंगे। वो तो नहीं मैच करेगा, नहीं करेगा। रेट निकालना नहीं होता, रेट मिसिंग होता। करवाएंगे, रेट मिसिंग होता है। नहीं, मिसिंग रेट वहां सामने से निकालेंगे, तुमको उसमें रेट चाहिए ही नहीं। हाँ एवरेज